हेलो फ्रेंड, वापस से स्वागत है आपका एक नई कहानी में। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। दो मित्र अचानक सुबह की सैर करते समय मिल गए। दोनों ही समान संस्थान में कार्यरत थे और नौकरी से दोनों ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। दोनों ही बहुत समय बाद मिले थे, तो स्वाभाविक था कि वे प्रसन्न होकर गले से लग गए। एक ने दूसरे का हाथ पकड़कर सामने की बेंच पर बैठ गए। हाँ यार रमेश, बता तेरा क्या हाल है, बहुत दिनों बाद मिले हो। एक ने दूसरे से कहा, हमारा बड़ा लड़का अमेरिका में सेटल हो गया है। बहुत दिनों से पीछे पड़ा था कि बाबूजी आप आते नहीं हो, माँ तो अब रही नहीं, आप तो हमारे साथ कुछ समय रहो। वह यहाँ परिवार सहित आया था और मुझे अपने साथ अमेरिका ले गया। 2 माह रहने के बाद मैं कल ही यहाँ वापस आया हूँ। सुरेश, तू अपनी सुना, तेरा क्या चल रहा है? रमेश ने कहा, सुरेश यार, रानी के रिश्ते के लिए परेशान हूँ। हालांकि वह अच्छे जॉब में है, परंतु उसके लायक कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा है। कुछ लड़कों की फोटो उसे दिखाई भी है, किंतु उसे कोई पसंद नहीं आया। यार उसकी उम्र भी होती जा रही है। मैंने उससे कहा भी है कि अगर कोई लड़का उसे पसंद हो तो हम उससे उसकी शादी करवा देंगे, परंतु वह कहती है कि वह कभी भी लव मैरिज नहीं करेगी, अरेंज मैरिज के पक्ष में है वो। रमेश ने उसे समझाया कि अगर वह अरेंज मैरिज ही करना चाहती है तो उसके लिए वर की तलाश करना तू। पहले तो उससे पूछ कि लड़का कैसा चाहिए, परिवार कैसा चाहिए। यार सभी लड़कियों की अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है, वह जैसा चाहती है वैसे लड़के की तलाश कर तू। फिर आगे बात बढ़ा, कुछ तो तुझे सकारात्मक कदम उठाने होंगे, नहीं तो उसकी उम्र बढ़ती जाएगी। वैसे भी आजकल की लड़कियां करियर पर ज़्यादा ही फोकस करती हैं, जीवन अपने हिसाब से जीना चाहती हैं। पहले की तरह आज की लड़की नहीं रही कि माता पिता जिस खूंटे से बांध देते थे वहाँ वह दुख सुख सहते हुए रह जाती थी, बिना अपनी तकलीफ दूसरों को बताए। सुरेश ने कहा, ठीक है यार, मैं रानी से बात करता हूँ कि वह क्या चाहती है, परंतु तू भी देख ना, लड़की के हिसाब का कोई लड़का मिले तो, तेरी जान पहचान का हो तो। रमेश ने कहा, ठीक है यार, मैं देखता हूँ, अगर कोई उपयुक्त रिश्ता मिला तो तुझे फोन करता हूँ। दोनों एक दूसरे से विदा हो गए, पुनः मिलने के वादे के साथ। कुछ दिनों बाद एकाएक फोन की घंटी बजी। रमेश ने कहा, यार बड़े पड़ोस में एक लड़का है, मेरे ख्याल से रानी के लिए उपयुक्त रहेगा। मैंने उसके पिता से बात की है, वे 1-2 दिनों में रानी को देखने तुम्हारे घर आने वाले हैं। सुरेश, ठीक है, परंतु उन्हें शाम 7 बजे के बाद आने को बोलना, सभी उस समय मिल जाएंगे। और यार उनके साथ तू भी आएगा तो अच्छा रहेगा। रमेश ने कहा, ठीक है, मैं भी आऊँगा, आने के पहले फ़ोन करूँगा। 3 दिनों पश्चात रमेश का दोपहर को फोन आया कि वे सभी 7:30 बजे शाम तक आ रहे हैं। सुरेश ने घर पर सभी को बता दिया। पत्नी, बहू, बेटा और वह स्वयं आवश्यक तैयारी में जुट गए। रानी शाम को घर पहुंच गई थी। उसे भी पता था कि आज उसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। नियत समय में सभी सुरेश के घर पहुंच गए। रमेश ने सभी का आपस में परिचय करवाया। चाय नाश्ता के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। लड़के ने लड़की से कुछ सवाल किए, जवाब पाकर वह संतुष्ट हो गया। लग रहा था कि वह लड़की को पसंद कर चुका है। लड़के के पिता ने कहा, भाई हमें गृह लक्ष्मी चाहिए, अगर लड़की जॉब छोड़ दे तो बात बन सकती है, क्योंकि हमारे पास सभी कुछ है, लड़की को नौकरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। सुरेश ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे, ऐसा सभी माँ बाप चाहते हैं, क्योंकि हम भविष्य में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। इस तरह की घटनाएं आजकल बढ़ रही हैं कि लड़की को दहेज या अन्य कारणों से परेशान व प्रताड़ित किया जाता है और फिर लड़की का जीवन परेशानी झेलते हुए बीतता है। फिर भी हम घर के लोग इस बात पर सलाह मशवरा करते हैं और आपको बताते हैं। आप चाय नाश्ता कीजिए, हम अभी हाजिर होते हैं। घर के लोग अंदर कमरे में गए। रानी और परिवार के सदस्य आपस में सलाह करने लगे। बेटा, बेटी, पत्नी और बहू, कोई भी इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं था। रानी ने कहा, पिताजी, मैं किसी भी सूरत में अपनी नौकरी शादी के लिए नहीं छोड़ूंगी। मेरे सामने बहुत से उदाहरण है
कि जिसमें पति के कहने पर सहेली ने जॉब छोड़ दिया और पति ने उसे तलाक दे दिया। वह अपने मायके आकर बोझ बन गई। माँ बाप के साथ ही भैया भाभी भी उसे ताने मारते हैं और बोझ समझते हैं। ना बाबा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अंततः सभी के सामने रानी ने बाहर आकर लड़के वालों को स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह अपना जॉब नहीं छोड़ेगी। आगे आपको जो भी निर्णय हो। सभी चले गए। रमेश ने भी जाते हुए सुरेश को कहा कि वे भी इस निर्णय से सहमत है। आखिर लड़की के भविष्य का सवाल है। वह भी अपने घर चला गया। रानी प्रतिदिन की तरह ऑफिस जाने के लिए फटाफट तैयार होकर निकली। चौराहे पर उसकी स्कूटर के सामने कुछ लफंगों ने गलत तरीके से अपनी बाइक से टक्कर मार दी। रानी संभलते हुए स्कूटर से जमीन पर गिर पड़ी। बेशर्मों की तरह लड़के उस पर हंसते हुए अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। रानी अंदर ही अंदर क्रोधित हो रही थी और दर्शक बने लोग मुफ्त का मजा ले रहे थे। जैसा कि आमतौर पर होता है, भीड़ में से एक लड़का सामने आया और रानी की मदद करने लगा। रानी खुद सीधे रूप से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके पैर में चोट लगी थी। एक व्यक्ति ने रानी की स्कूटर खड़ी कर दी थी। लड़के ने सहारा देकर रानी को खड़े किया और उससे कहा, आपको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, खून भी बह रहा है, आपको गंभीर चोट न लगी हो। रानी सहमत हो गई। रानी की स्कूटर से लड़का उसे किसी तरह हॉस्पिटल ले गया। रानी की चिकित्सा प्रारंभ हुई। उसके पैर में चोट लगी थी। रानी ने ऑफिस और घर पर फोन करके अपनी दुर्घटना की सूचना दे दी थी। वह लड़का हॉस्पिटल में ही रहा जब तक रानी के घर वाले हॉस्पिटल नहीं पहुंच गए। घर वालों ने उस लड़के को हृदय से धन्यवाद दिया। रानी हॉस्पिटल में 4 दिन रही। प्रतिदिन वह लड़का हॉस्पिटल आकर रानी और उसके परिवार से मिलता था और दवाइयाँ व अन्य सामग्री लाकर सहयोग करता था। वह भी निस्वार्थ भाव से। सामान्य तौर पर अब ऐसा नहीं होता है। लड़का खूबसूरत, जहीन और संस्कारी लगा। रानी भी उस लड़के पर ध्यान देने लगी। वह लड़का औरों से भिन्न लगा। बातचीत में उस लड़की ने बताया कि उसका नाम आरव है। वह पास में ही रहता है। माँ बाप का इकलौता है। मध्यम वर्गीय परिवार से है और स्नातक होने के बाद वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सुरेश ने आरव से कहा, बेटा नौकरी के चांस दिखते हैं क्या? आरव, बाबूजी, मेरा विश्वास है कि मुझे सिविल सर्विसेज में नौकरी मिल जाएगी। मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, कभी भी अच्छी खबर आ सकती है। रानी को 5वें दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वह घर पर आ गई। तभी उसे आरव का फोन आया कि हेलो रानी, अब कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? रानी बोली, अभी तो ठीक है, 5 दिनों बाद पैर का प्लास्टर निकाला जाएगा। कुछ दिनों बाद रानी को लेकर आरव बाबूजी के साथ हॉस्पिटल गया। रानी का प्लास्टर निकाला गया। अब उसे कोई विशेष तकलीफ नहीं हो रही थी। दवाइयां लेकर सभी रानी के घर पहुंचे। आरव ने सुरेश से कहा, बाबूजी, एक अच्छी खबर है। आज मेरा नायब तहसीलदार पद पर चयन हो गया है। मुझे लगा यह बात आप लोगों को भी बताऊं। सभी प्रसन्न हो गए। समाचार ही ऐसा था। सुरेश ने सभी का मुंह मीठा करवाया। उसे सभी ने बधाई दी। और कुछ दिन बाद आरव ट्रेनिंग पर चला गया। कभी कभी आरव का फोन सुरेश और रानी को आता रहा। लगता था कि आरव इन लोगों को भूला नहीं था। लगभग 6 माह बाद एकाएक आरव शाम को रानी के घर आया। हाथों में मिठाई का डिब्बा, होठों पे मुस्कान जैसे किसी अपने को एक अरसे के बाद मिलने पर होती है। आरव का लुक पूरी तरह से बदला हुआ था। शरीर थोड़ा निखर आया था। पहने हुए सूट में वह बहुत ही स्मार्ट और गुड लुकिंग दिख रहा था। आरव को देखकर सभी के होठों पर मुस्कान आ गई। आरव ने सुरेश के चरण स्पर्श किए। कहा, बाबूजी, मैं नायब तहसीलदार बन गया हूँ। खुशी की बात यह है कि मेरी पोस्टिंग भी यहीं हो गई है। मैंने कल ज्वाइन कर लिया है। सभी ने उसकी सफलता के लिए बधाई दिया। चाय नाश्ते के बाद आरव ने सुरेश से कहा, बाबूजी बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सुरेश, हाँ बेटा, बोलो जो बोलना हो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आरव ने बड़ी हिम्मत से कहा, बाबूजी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं रानी का हाथ आपसे मांगता हूँ। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दे तो।
एकाएक यह बात सुनकर सुरेश सोच विचार में पड़ गए। क्या जवाब दें? उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कुछ समय बाद वे बोले, बेटा आरव, मुझसे पहले तुम्हें रानी से यह बात कहनी चाहिए। आखिर निर्णय उसे ही करना है। आरव, नहीं बाबूजी, हम लोग पारंपरिक परिवार से हैं। पहले लड़की के माता पिता हाँ कहेंगे, तभी मैं रानी जी से बात करूंगा, उससे पहले कतई नहीं। सुरेश ने कहा, ठीक है बेटा, मैं विचार करके तुम्हें बताऊंगा। मामला संवेदनशील है। आरव चला गया। सुरेश ने परिवार में सभी ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी, परंतु रानी ने अपने पिता से कहा, माँ बाबूजी, आप आरव के परिवार से एक बार मिल आइए, उसके बाद आपको सभी ठीक लगे तो मैं आरव से बात करना चाहूंगी, उसके बाद ही मैं कोई निर्णय तक पहुंच पाऊंगी। सुरेश ने कहा, ठीक है रानी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। सुरेश अपनी पत्नी के साथ आरव के घर गए, उसके परिवार से मिले, आरव के बारे में जानकारी एकत्रित की और संतुष्ट होकर रानी ने रिश्ते के लिए हामी भर दी। संतुष्ट होकर अपने पिता से कहा, बाबूजी, कल शाम को आरव को मुझसे मिलने के लिए कहिए, मैं उससे बात करना चाहूंगी। सुरेश ने आरव को फोन कर कहा, बेटा, हम माता पिता इस रिश्ते के लिए सहमत हैं, परंतु तुम कल शाम को आकर रानी से मिलो। दूसरे दिन शाम को आरव आया। परिवार ने उसका स्वागत किया। रानी ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं आरव के साथ डिनर पर जा रही हूँ, आप इजाज़त देंगे तभी। वहाँ डिनर के साथ ही हम एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करेंगे। सुरेश ने कहा, हाँ बेटा, जाओ, एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, ताकि बाद में किसी को भी रिश्ते के लिए अफसोस न करना पड़े। दूसरे दिन रानी और आरव की अरेंज मैरिज का सकारात्मक परिणाम आ गया। रानी सोचने लगी कि उस दिन दुर्घटना नहीं हुई होती तो आरव क्या उससे मिल पाता और क्या वह आरव की जीवन साथी बन पाती। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।